हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्टिगेटिव सोल। फ्रेंड्स, आज की हमारी स्टोरी एक डार्क वेब स्टोरी और एक हॉरर स्टोरी का कॉम्बिनेशन है। ये स्टोरी मार्क नाम के एक आर्कियोलॉजी स्टूडेंट की है, जिसको दूर दराज के एरियाज में जाकर हज़ारों साल पुरानी चीज़ों को ढूंढने का और उन पर रिसर्च करने का शौक था। उसका ये पैशन ही उसकी लाइफ था, बट ही डिडंट नो that someday his passion would turn into a nightmare who will haunt him throughout his life। तो फिर शुरू करते हैं हम अपनी आज की कहानी, जिसका नाम है Some stories are better left untold। मार्क अपने ही शहर की एक लोकल यूनिवर्सिटी में आर्कियोलॉजी का स्टूडेंट था। आर्कियोलॉजी के हर स्टूडेंट की तरह उसका सपना था कि एक दिन वो आर्कियोलॉजी के फील्ड में कुछ बहुत बड़ा करेगा, जिसकी वजह से उसका नाम पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगा। मार्क के सपने बहुत बड़े थे, बट फिलहाल में उसके पास ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था जिस पर वो काम कर रहा हो। हालांकि उसको आर्कियोलॉजी के अलावा डरावनी कहानियां सुनने का, सुनाने का और पढ़ने का भी काफी शौक था। इसलिए वो अपने फ्रेंड्स के साथ ओल्ड फैशन कैंप फायर सिनेरियोज में हॉरर स्टोरीज सुनता और सुनाता था। बिकॉज हम ह्यूमंस की एक आदत होती है कि हमें डर महसूस करने में काफ़ी मज़ा आता है। भले ही इस बात को कोई एक्सेप्ट ना करे, लेकिन हम लोगों को डरावनी कहानियों से जो थ्रिल मिलता है उसकी बात ही कुछ अलग होती है। मार्क यूनिवर्सिटी में अपनी सारी हिस्टोरिकल लिटरेचर क्लासेस लिया करता था और वो अपनी स्टडीज़ को लेकर भी काफ़ी सीरियस था। बट उसकी क्लास के ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे नहीं थे। वो क्लास में या तो सोते रहते थे या फिर मस्ती करते रहते थे। मार्क के जो प्रोफेसर थे, डॉक्टर वेलफोर्ड, वो भी क्लासेस लेने में काफ़ी अनइंटरेस्टेड से लगते थे। उनको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे अब उनका पढ़ाने का दिल नहीं करता था, बट अपने घर के खर्चे चलाने के लिए उनको इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाना पड़ रहा था। वैसे डॉक्टर विलफर्ड की इस कंडीशन को भी समझा जा सकता था। वो पिछले 30 सालों से इस यूनिवर्सिटी में सेम सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे थे और ऊपर से उन्हें इतने माशाल्लाह स्टूडेंट्स मिले थे जो क्लास में या तो सोते रहते थे या फिर मस्ती करते रहते थे। तो भाई खुद सोचो, ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाने का भला किसका दिल करेगा। बट one day, however, it changed। प्रोफेसर डॉक्टर वेलफर्ड ने क्लास को एक बिल्कुल नया और सबसे अलग असाइनमेंट देने का डिसाइड किया। दिस असाइनमेंट वॉज सिंपल, टू द पॉइंट एंड ऑलमोस्ट टू ईजी। डॉक्टर वेलफर्ड ने कहा कि एक ऐसी कहानी ढूंढो जिसने इंटरनेट के आने के बाद लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा डर पैदा किया हो, और इन रीजंस को भी फाइंड आउट करो जिनकी वजह से ये हॉरर स्टोरीज लोगों के लिए इतनी ज़्यादा शॉकिंग बन गई हैं। वेल, ये पूरा असाइनमेंट उनके रेगुलर सब्जेक्ट्स एंड असाइनमेंट से डिफरेंट था, but still they all would like to participate in this assignment because of its unique nature। मार्क ने सोचा कि चलो अच्छा है कि रोज़ाना की हिस्ट्री लेसन से कुछ वक्त के लिए छुटकारा मिल जाएगा एंड उसको कुछ वक्त के लिए ऐसे असाइनमेंट पर काम करने के लिए मिल जाएगा जिसमें से उसे कुछ नया सीखने को मिलेगा। उस दिन मार्क यूनिवर्सिटी से जल्दी अपने घर पर आ गया और वो अपने रूम में गया और लैपटॉप निकालकर अपना फेवरेट कार्टून रिक एंड मॉर्टी देखने लगा। मार्क भले ही अपने टीनेज डेज में था, बट उसका माइंडसेट अभी भी बच्चों वाला ही था। रिक एंड मॉर्टी देखते देखते मार्क को कम नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने लैपटॉप की स्क्रीन को ओपन किया एंड उसने देखा कि लैपटॉप के टास्क बार में टाइम हो रहा था सुबह के 3:30। यूनिवर्सिटी की लाइफ ने उसको एक निशाचर जीव बना दिया था जो दिन में सोता था एंड रात में उल्लू की तरह जाकर अपनी स्टडीज किया करता था। इसलिए इतनी सुबह जागना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। फीलिंग रेस्टेड इनफ, मार्क पॉप्ड ओपन अ न्यू टैब ऑन हिज लैपटॉप and prompted Google for a new search, scariest story ever told। मार्क ने ये टाइप किया एंड प्रेस का बटन दबा दिया। देखते ही देखते मार्क के सामने बहुत सारे रिजल्ट्स गूगल पर शो होने लगे। उन रिजल्ट्स में ज़्यादातर बकवास कहानियाँ थी, कुछ में टॉप 10 हॉन्टेड यूट्यूब वीडियोस थी, रेडिट की नो स्लीप कम्युनिटी की हॉरर स्टोरीज थी। मार्क ने इन सारी स्टोरीज को और यूट्यूब वीडियोस को कैजुअली पढ़ना एंड देखना शुरू कर दिया। ऑल्दो बीइंग द ओवरलॉर्ड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, ही फाइनली कन्विंस्ड हिमसेल्फ टू गेट टू द रियल बिजनेस। बहुत सारे रिजल्ट्स के थ्रू जाने के बाद मार्क फाइनली एक विकिपीडिया पेज पर पहुंचा। उस पेज पर प्राचीन काल के मिथ्स और अर्बन लीजेंड्स के बारे में कवर स्टोरीज थी। उस आर्टिकल में स्टोरी टेलिंग के बेसिक्स के बारे में बात की गई थी और उसमें बताया गया था कि स्टोरी टेलिंग को एक सक्सेसफुल शोबिज बिजनेस में कैसे इवॉल्व करना है। हाउएवर, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ स्किमिंग दिस, समथिंग ही थॉट रादर पेक्युलर कॉट हिज आई। उन स्टोरी सोर्सेज के थिन कॉलम में एक हाइपर लिंक मेंशन थी जिसका टाइटल था काउ हेड। मार्क को इस टाइटल का नाम बड़ा ही फैसिनेटिंग लगा, इसलिए उसने ड्यू टू क्यूरियोसिटी काउ हेड वाली हाइपरलिंक पर क्लिक कर दिया। उस हाइपरलिंक पर क्लिक करने के बाद मार्क के सामने एक ओल्ड फैशन विकिपीडिया पेज डिस्प्ले होता है। उस विकिपीडिया पेज को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत पुराने समय से एडिट नहीं किया गया था, बिकॉज ऐसा विकिपीडिया पेज आज से लगभग 20 साल पहले हुआ करता था एंड इट वॉज जस्ट वियर्ड। डिटैच फ्रॉम ऑल द रेस्ट ऑफ द साइट, मार्क एडमिटेड that it gave him a bit of a scare।
डोंट नो व्हाई इट जस्ट सीम लाइक द होल पेज वाज ऑफ। उस विकिपीडिया पेज पर कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए थे, जिनमें से कुछ पैराग्राफ्स प्लेन जापानीज में लिखे हुए थे। ये पैराग्राफ्स ट्रेडिशनल जापानीज लैंग्वेज में लिखे हुए नहीं थे, बल्कि इनको काफ़ी कैजुअल जापानीज में लिखा गया था। इन पैराग्राफ्स को पढ़कर ऐसा लग रहा था जैसे किसी बच्चे ने अपनी फैंटेसीज को इस आर्टिकल में लिखा हो। मार्क इन जापानीज पैराग्राफ्स को इसलिए पढ़ पा रहा था बिकॉज उसने कुछ सालों पहले अपनी हाई स्कूल स्टडीज के दौरान जापानीज लैंग्वेज की क्लासेस ली थी, इसलिए वो टूटी फूटी जापानीज पढ़ लेता था। उस आर्टिकल में ज़्यादातर चीज़ें एकदम बकवास थीं, उन बातों का कोई सेंस ही नहीं बनता था। जैसे उस आर्टिकल में लिखा था कि अगर तुम अपने चेस्ट को 3 बार अपने हाथ से टच करोगे तो आधी रात में तुम परियों की दुनिया में पहुंच जाओगे। जाहिर सी बात है कि ये बात पूरी की पूरी बकवास ही है। ऐसे ही बहुत सारी फालतू बातें मार्क ने उस आर्टिकल में पढ़ी। उसी विकिपीडिया पेज पर कुछ आर्टिकल्स और उनके पैराग्राफ्स इंग्लिश में भी लिखे थे, जिन्हें मार्क इजीली पढ़ सकता था बिकॉज ऑफ हिज मदर टंग। उन्हीं आर्टिकल्स में से एक पर्टिकुलर आर्टिकल पर मार्क की नजर पड़ी, जो कि ऑब्वियसली इंग्लिश में लिखा था। उस आर्टिकल में एक फॉल्क टेल के बारे में बताया गया था, जिसका नाम था गोजू। ये गोजू आखिरकार क्या था, यह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, बट अभी हम मार्क के प्रोस्पेक्टिव से ही इस कहानी को सुनेंगे। उस आर्टिकल में गोजू नाम के एक लेजेंड के बारे में बात की गई थी और उस लेजेंड से जुड़े डेंजर्स एंड प्रिकॉशंस को उस आर्टिकल में बताया गया था। दिस आर्टिकल वॉज प्रोबेबली द मोस्ट अनऑर्गेनाइज्ड आर्टिकल ही हैड एवर सीन ऑन विकिपीडिया। उस विकिपीडिया आर्टिकल में कहीं पर भी उस आर्टिकल से जुड़ी सोर्स और उस आर्टिकल को लिखने वाले ऑथर को मेंशन नहीं किया गया था। हम सब जानते हैं कि विकिपीडिया पर जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसके साइटेशंस मेंशन होते हैं, जिन पर जाकर हम इजीली उस पर्टिकुलर आर्टिकल के सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को जान सकते हैं। बट गोजू नाम के इस आर्टिकल में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था, जो कि मार्क के लिए काफी वियर्ड था। मार्क के ब्रेन ने उससे कहा, दिस थिंग इज गॉड डैम वियर्ड। उस आर्टिकल में कहीं कहीं पर जापानीज लैंग्वेज का भी यूज किया गया था, जिसको पढ़े बिना ही मार्क स्किप करता जा रहा था, और जहां जहां पर उस आर्टिकल में इंग्लिश में लिखा था मार्क सिर्फ उसी पोर्शन को पढ़ रहा था। देन आर्टिकल वेंट ऑन टू स्टेट दैट द टेल ऑफ गोजू वाज नॉट रिटन बाय मैन बट बाय एन अदरवर्ल्डली सोर्स ऑफ डार्कनेस। जिस तरह से ये आर्टिकल लिखा गया था वो बहुत ही ज्यादा अजीब और दिमाग को अनईजी कर देने वाला था। मार्क इस आर्टिकल को सुबह के 4 बजे तक पढ़ता रहा। क्योंकि मार्क एक निशाचर लड़का था, इसलिए उसके लिए लेट नाइट जागना कोई बड़ी बात नहीं थी। मार्क शायद इस आर्टिकल को और भी देर तक पढ़ता रहता, बट उसने अपने लैपटॉप को अपने थाइस के ऊपर रख रखा था और उसका लैपटॉप चलते चलते इतना ज़्यादा गर्म हो चुका था कि उसको अपने पैर के ऊपर रखना मार्क के लिए अब इम्पॉसिबल हो गया था। मार्क ने सोचा कि अपनी थाइस के ऊपर फर्स्ट डिग्री बर्न लेने से अच्छा है कि वो कॉलेज असाइनमेंट में अपना एक ग्रेड लूज कर दे। मार्क चेक द टाइम, इट वॉज 4:11 AM। सो मार्क अपने काउच से उठा एंड उसने अपना लैपटॉप टेबल पर रख दिया। लैपटॉप का फ्लैप गिराने से पहले मार्क ने एक लास्ट टाइम लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखा। पता नहीं कैसे मार्क को उस पूरे विकिपीडिया पेज के लास्ट में ब्लू कलर के कुछ अजीब टैग्स दिखाई दिए, जो कि देखने में किसी अजीब सी वेबसाइट के हाइपरलिंक लग रही थी। ये एक स्टैंडर्ड हाइपरलिंक थी जिस पर प्लेन इटैलिक वर्ड्स में मोर इन्फो लिखा हुआ था। मार्क काफी थक चुका था एंड उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर रही थी उस मोर इन्फो वाले लिंक पर क्लिक करने की। वो जानता था कि इस असाइनमेंट में वो पक्का फेल होने वाला है, बट तब भी वो इस लिंक पर क्लिक करके उस गोजू वाले आर्टिकल के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना चाहता था। बट पता नहीं मार्क को तभी क्या हुआ, वो खुद को उस लिंक पर क्लिक करने से नहीं रोक पाया और उसने अचानक से उस लिंक पर क्लिक कर दिया। एंड दिस इज वेयर मार्क मेड द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ हिज लाइफ। मार्क को उस लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए था। मैं यहाँ पर आपको वार्न करना चाहता हूँ, इफ यू आर गोइंग टू बी एज डम एज ही वॉज एट दिस पॉइंट एंड यू आर थिंकिंग यू शुड अटेम्प्ट दिस फॉर योरसेल्फ, जस्ट डोंट। मार्क को वो हाइपरलिंक एक ब्लैंक ग्रे पेज पर ले गई जिस पर कोई एड्रेस बार नहीं था। मार्क को लगा कि ये कोई डेड लिंक है बिकॉज उस विकिपीडिया पेज का जिस तरह का इंटरफेस था उससे तो उम्मीद यही थी कि इस पेज पर जो कुछ भी होगा वो बाबा आदम के ज़माने का होगा। मार्क ने सोचा कि इस आर्टिकल पर सर खुजाने से अच्छा है कि अपने बेड पर लेटकर एक मज़ेदार नींद ली जाए। जैसे ही मार्क अपने ब्राउजर को बंद करने वाला था, देन इन एन इंस्टेंट द पेज बर्स्ट इनटू लाइफ विद सेवरल वाइट चैट बॉक्सेस लाइनिंग इन द स्क्रीन। एट फर्स्ट ग्लैंस ही assumed it to be an old forum thread। वो पेज देखने में बहुत ही पुराने ज़माने का लग रहा था। उस वेब पेज की डिजाइनिंग पुराने ज़माने के वेब पेज की तरह ही लग रही थी। मार्क ने इससे पहले कभी भी इतनी पुरानी वेबसाइट इस रूप में वर्किंग कंडीशन में नहीं देखी थी। द फॉर्मेट ऑफ द पेज वॉज एंशिएंट। इस वेबसाइट ने मार्क को मिड-90s के उन दिनों की याद दिला दी थी जब स्कूल में कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को अर्लियर सॉफ्टवेयर पर काम करना सिखाया जाता था। उस वेब पेज पर सिर्फ 2 इंस्क्राइब्ड लिंक्स थी, एक सर्च लिंक और दूसरी नेक्स्ट पेज लिंक। इसके अलावा उस पेज पर और कुछ भी नहीं था।
इस पेज की सबसे स्ट्रेंज बात ये नहीं थी कि ये पेज देखने में बहुत पुराना था या फिर इस पेज पर वियर्डली सर्च बार और नेक्स्ट पेज के अलावा कुछ नहीं था। इस पेज की सबसे ज्यादा वियर्ड और स्ट्रेंज बात ये नहीं थी कि इस पेज का कोई यूआरएल नहीं था। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो इस वेब पेज के यूआरएल में सिक्वेंशियल रैंडम नंबर्स थे। ना तो इस वेब पेज का कोई ऑथेंटिक सोर्स था और ना ही इसके यूआरएल में कोई .com था। मार्क उस पेज के सर्च बार पर डिफरेंट आर्टिकल्स को पढ़ने लगा, लेकिन उसको उसमें कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा था जिसको वो अपने असाइनमेंट में यूज कर पाता। ये सब करते हुए सुबह के 5 बज चुके थे एंड मार्क ने सोचा कि उसने अपने आज के असाइनमेंट के लिए तो कुछ खास नहीं ढूंढा, लेकिन उसने इंटरनेट के फील्ड में आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी तो कर ही ली है। यहाँ पर मार्क का इशारा उस वियर्ड वेबसाइट की तरफ था। तभी उस पेज के चैट बॉक्स पर एक थ्रेड शो होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारे पास इस डॉक्यूमेंट के लिए प्रॉपर इंक्रिप्शन टूल्स हैं, राइट। ये एक यूजर का थ्रेड था उस चैट बॉक्स में, बट उस यूजर का कोई यूजर नेम शो नहीं हो रहा था। इसलिए यहाँ पर हमें उन यूजर्स के कैरेक्टराइजेशन के थ्रू ही उन्हें समझना होगा। पहले यूजर के सवाल के जवाब में दूसरे यूजर ने चैट बॉक्स में टाइप किया, हे तुम इस बात को लेकर काफी एंशियस लग रहे हो। पहले यूजर ने लिखा, मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी जरूरत मेरे जैसे किसी हॉरिफिक पर्सन को हो सकती है। उन दोनों यूजर्स के बीच हो रही इस कन्वर्सेशन को मार्क पढ़ रहा था। दूसरे यूजर ने लिखा, ओके मैन, मैं इस चीज के साथ रेड हैंडेड नहीं पकड़ा जाना चाहता हूँ। तुम्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि इस जैसी चीज को सिक्योर करने के लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज किस हद तक जा सकती हैं। एट दिस पॉइंट मार्क वॉज ब्लोन अवे एट व्हाट ही वॉज क्लियरली सीइंग। ये दो लोगों के बीच की कोई बहुत बहुत पुरानी चैट मालूम पड़ रही थी और ये दोनों यूजर्स किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे थे जो इतनी ज्यादा डेंजरस थी जिसको फोरफीट करने के लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज किसी भी हद तक जा सकती थी। मार्क को लगा मे बी इट वॉज एन ओल्ड क्रिप्टो ड्रग डील और एनीथिंग लाइक दिस। इससे पहले कि मार्क डीप वेब या फिर डार्क वेब क्रैप के बारे में कुछ सोच पाता, उससे पहले ही मार्क को उस चैट बॉक्स में एक लास्ट रिप्लाई शो होता है। उस रिप्लाई में लिखा था कि तुम वो इंसान हो जिसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि वो किस झमेले में पड़ गया है। यहाँ पर पीडीएफ फाइल का डाउनलोड बटन है, इसे डाउनलोड करके मजे करो। पहले यूजर के इस लास्ट रिप्लाई ने मार्क को एकदम कंफ्यूज करके रख दिया था, बिकॉज उस जमाने में पीडीएफ एग्जिस्ट ही नहीं करता था और अगर उस जमाने में पीडीएफ जैसी कोई चीज होती भी थी तो उसको डाउनलोड करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता था। उस जमाने में ऐसी फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी जैसे कि आज होती हैं। मार्क अभी तक यही सोच रहा था कि ये कोई 25-26 साल पुराना पेज है और इस पेज पर जो दो लोगों के बीच की कन्वर्सेशन उसे दिखाई दे रही है वो भी 25-26 साल पुरानी कन्वर्सेशन है। बट मार्क का दिमाग तब हिल गया जब उसने उस पोस्ट के नीचे टाइम देखा। उस पेज पर जो पीडीएफ फाइल अपलोड की गई थी उसको अपलोड करने का टाइम 1 घंटे पहले का था। वर्ड्स कुड नॉट डिस्क्राइब व्हाट ही फेल्ट आफ्टर रीडिंग दैट। हाउ इन द हेल कुड दिस पेज हैव बीन अपडेटेड एन आवर एगो। मार्क अपने लैपटॉप के कर्सर को उस डॉक्यूमेंट के डाउनलोड बटन की तरफ ले गया। मार्क ने देखा कि उस डॉक्यूमेंट फाइल का नाम किसी फॉरेन लैंग्वेज में लिखा था जिसको समझ पाना मार्क की समझ के बाहर था। मार्क ने उस डॉक्यूमेंट फाइल के डाउनलोड बटन पर हेजिटेंटली क्लिक किया एंड आफ्टर अ सेकेंड ही सॉ अ डाउनलोड प्रॉम्प्ट अपीयर एट द बॉटम ऑफ हिज लैपटॉप स्क्रीन। पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो चुके थे और मार्क अब उस फाइल का नाम क्लियरली देख सकता था। इस पीडीएफ फाइल का नाम जापानीज में लिखा था और इसका नाम था गोजू। अब मैं आपको इस गोजू के बारे में बता देता हूँ जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में बात की थी। गोजू एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है बुल्स हेड, यानी कि बैल का सर। जापानीज बुद्धिज्म फॉल्क टेल में यह माना जाता है कि गोजू और मेजू नाम के दो डीमन होते हैं जो नर्क के दरवाजे को गार्ड करते हैं। जापानीज फॉल्कलोर के अकॉर्डिंग गोजू और मेजू के सर के नीचे की जो बॉडी होती है वो ह्यूमन बॉडी जैसी होती है और उनके सर जानवर के होते हैं। मेजू की बॉडी पर घोड़े का सर होता है और गोजू की बॉडी पर बैल का सर होता है। ये दोनों क्रीचर्स बहुत पावरफुल होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनके पास इतनी ताकत होती है कि ये माउंटेन्स को भी हिला सकते हैं। गोजू और मेजू नर्क के रूलर ग्रेट किंग एनमा के नौकर हैं और किंग एनमा के इशारे पर ये दोनों नर्क में आने वाले लोगों को टॉर्चर करते हैं और उन्हें भयानक सजाएं देते हैं। अकॉर्डिंग टू जापानीज फॉल्कलोर, जब मरने के बाद कोई इंसान नर्क जाता है तब उसका सामना सबसे पहले इन्हीं दोनों डीमन से होता है। ये तो रहा उस पीडीएफ फाइल पर मेंशन गोजू नाम के वर्ड का डिस्क्रिप्शन। अब वापस आते हैं अपनी स्टोरी पर। जब मार्क ने गोजू नाम की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करी तब उसको लगा दैट दिस पीडीएफ फाइल वुड कंटेन नथिंग बट गिब्रिश। मार्क ने सोचा कि क्यों ना इस फाइल को खोलने से पहले नॉर्टन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से स्कैन कर लिया जाए। मार्क ने इस फाइल को नॉर्टन एंटीवायरस से स्कैन करने की कोशिश करी बट पता नहीं किस वजह से नॉर्टन इस फाइल को स्कैन ही नहीं कर पा रहा था। मार्क ने दोबारा इस फाइल को नॉर्टन से रन किया बट नथिंग। नॉर्टन ने इस फाइल को रन ही नहीं किया।
नॉर्टन इस फाइल के हर स्कैन पर एरर शो कर रहा था। मार्क को लगा कि हो सकता है उसी से स्कैनिंग के दौरान कोई गलती हो रही हो, इसलिए उसने इस फाइल को बिना स्कैन किए ही खोलने का डिसीजन लिया। जैसे ही मार्क ने वो पीडीएफ फाइल ओपन की, वैसे ही विंडोज के डिफॉल्ट टेक्स्ट रीडर ने उस फाइल को खोलने से मना कर दिया। विंडोज पर एरर शो हो रहा था, कैन नॉट रीड द एप्लीकेशन। ये मार्क के लिए थोड़ा अजीब था, बिकॉज विंडोज जनरली ऐसी फाइल्स को बिना किसी दिक्कत के ओपन कर देता है। मार्क को ऐसा लग रहा था मानो विंडोज भी उससे चीख चीख कर कह रही थी इस फाइल को मत खोलो। मार्क की गट फीलिंग उससे कह रही थी दैट समथिंग इज वेरी वेरी रॉन्ग विद दिस डॉक्यूमेंट। बट पता नहीं क्यों मार्क ने कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू फोर्सफुली उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर लिया। एट फर्स्ट ही डिडंट नो व्हाट द हेल ही वाज लुकिंग एट, एंड देन ही रियलाइज्ड, ओह गॉड, Why did I open the file? It was pure madness, all of it. सबसे पहली चीज जो मार्क ने उस डॉक्यूमेंट में देखी वो था प्योर ट्रेडिशनल जापानीज में लिखी कोई मैन्यूस्क्रिप्ट, जिसे बड़े ही बेतुके अंदाज में बड़े बड़े वर्ड्स में लिखा गया था। इट वॉज ऑब्नोशियसली बिग। किसी डॉक्यूमेंट में एक टेक्स्ट को जितना बड़ा किया जा सकता है, उससे भी काफी बड़े टेक्स्ट में इस मैन्यूस्क्रिप्ट को लिखा गया था। मार्क को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर इस मैन्यूस्क्रिप्ट को इतने बड़े फॉन्ट का यूज करके क्यों लिखा गया है। आई मीन भला ऐसा कोई क्यों करेगा, इससे किसी को क्या फायदा हो सकता है। बट मार्क को बहुत जल्दी पता चलने वाला था कि इस मैन्यूस्क्रिप्ट को इस तरह से क्यों लिखा गया था। हम जानते हैं कि मार्क टूटी फूटी जापानीज पढ़ सकता था। मार्क ने उस मैन्यूस्क्रिप्ट के शुरुआत में सिर्फ एक ही वर्ड बार बार लिखा हुआ देखा। उसमें जापानीज में लिखा था गो बैक एंड गो बैक। ये वार्निंग थी कि इस मैन्यूस्क्रिप्ट में कुछ ऐसा है जिसे शायद पढ़ने के लिए मना किया गया था। बट हम ह्यूमंस का एक नेचर होता है कि हमें जिस चीज़ के लिए खास तौर पर मना किया जाता है हम बार बार वही काम करना चाहते हैं। ठीक मार्क ने भी वही किया। उसने इस मैन्यूस्क्रिप्ट को आगे पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मार्क इस मैन्यूस्क्रिप्ट को आगे पढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे ये मैन्यूस्क्रिप्ट और भी ज़्यादा समझ से बाहर होती जा रही थी। बट समहाउ ही कुड अंडरस्टैंड इट। मार्क बस उस मैन्यूस्क्रिप्ट को पढ़ता ही जा रहा था। मार्क की आंखें उस मैन्यूस्क्रिप्ट से इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करती जा रही थी। मार्क चाहकर भी अपनी निगाहें उस मैन्यूस्क्रिप्ट से नहीं हटा पा रहा था। ही डिडंट इवन ब्लिंक, हिज आइज वर फ्रोजन ओवर दैट मैन्यूस्क्रिप्ट। इस मैन्यूस्क्रिप्ट को पढ़ते पढ़ते मार्क एक ब्लैंक स्टेट में पहुंच गया था। नाउ ही वॉज सराउंडेड बाय ऑल डार्कनेस। जैसे जैसे वो उस मैन्यूस्क्रिप्ट को आगे पढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे इविल, डार्क एंड टेरिबल थिंग्स वर फ्लाइंग थ्रू हिज माइंड। इस बात को समझना थोड़ा मुश्किल है, बट मार्क चाहकर भी उस मैन्यूस्क्रिप्ट को पढ़ने से खुद को नहीं रोक पा रहा था। उस मैन्यूस्क्रिप्ट में क्या लिखा था उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, बट एट द सेम टाइम उसको अपने आप ही सब कुछ समझ में आ रहा था। आई नो इट्स लिटिल हार्ड टू अंडरस्टैंड, बट मार्क के साथ ऐसा ही हो रहा था। एक तरफ वो उन टेक्स्ट को पढ़कर कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, बट ऑटोमेटिकली उस मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखी सारी बातें उसके दिमाग में पिक्चराइज होती जा रही थी। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे जब हम कोई गेम खेलते हैं तो हम उस गेम में क्या चल रहा है उससे अच्छे से समझ पाते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर हम उस गेम की कोडिंग को पढ़ेंगे तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक कुछ ऐसे ही मार्क के साथ भी हो रहा था। Now I hope you understand. Unspeakable horrors passed through every fiber of his being as he read faster and faster and faster down the seemingly endless pages of foreign tongue. मार्क ने रुकने की बहुत कोशिश करी, but he couldn't. मार्क अब ये बात समझ चुका था कि वो जो कुछ भी पढ़ रहा है इट वॉज वेरी वेरी डेंजरस। मार्क अब रुकना चाह रहा था। उसने अपनी पूरी जान लगाकर अपनी आंखों को उस मैन्यूस्क्रिप्ट से हटाने की पूरी कोशिश करी। वो किसी भी तरह इन हॉरिफिक वर्ड्स को पढ़ने से खुद को रोकना चाह रहा था। He envisioned endless suffering, fear, anguish, everything in him just wanted to escape. मार्क जो कुछ भी इस मोमेंट पर महसूस कर रहा था उससे उसका दिमाग कहीं दूर भाग जाना चाहता था। मार्क ने इस पूरे एपिसोड के दौरान अपने चारों तरफ युद्ध, खून, भूखमरी और अनगिनत मौतों को एक्सपीरियंस किया। ये सब कुछ बिल्कुल ऐसा था जैसे हिस्ट्री में आज तक जितने भी इंसान हुए हैं उन सबका दर्द, डर और भयानक पीड़ा एक ही मोमेंट के अंदर उसके अंदर से होकर गुजर गए हो। मार्क को इस पूरे एक्सपीरियंस से इतना भयानक दर्द महसूस हो रहा था कि वो बस अब मरना चाहता था। एट दिस मोमेंट ही वांटेड नथिंग बट डेथ टू एस्केप द इविल ही वाज एक्सपीरियंसिंग। मार्क का विजन धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा था और वो टेक्स्ट उस पीडीएफ फाइल के अंदर बहुत तेजी से इधर उधर घूम रहे थे। बिफोर इट ऑल वेंट ब्लैक। मार्क को याद था कि जैसे ही उसने अपनी लेफ्ट आर्म की तरफ देखा उसे अपनी आर्म के साथ एक और आर्म दिखाई दी, बट ये आर्म कोई ह्यूमन आर्म नहीं थी। इट वॉज अ हूफ, द लेग ऑफ अ बुल। जैसे ही मार्क ने अपना सर नीचे किया उसे महसूस हुआ कि बड़ी बड़ी आंखें उसको अंदर से घूर रही हैं। तभी मार्क की आंख लेट मॉर्निंग में खुलती है और वो खुद को लैपटॉप के कीबोर्ड पे लेटा हुआ पाता है। मार्क के कीबोर्ड का इंप्रेशन मार्क के लेफ्ट चीक पर छप गया था, बिकॉज वो काफी देर तक लैपटॉप के कीबोर्ड के ऊपर अपना सर रखकर सोया हुआ था। मार्क उठा और उसे ऐसा लगा जैसे उसने बहुत ही बुरा सपना देखा था और उसे सब कुछ धुंधला धुंधला सा याद था।
मार्क को अभी तक कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा था एंड ही वॉज सो कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम फ्यू आवर्स अर्लियर। मार्क ने उठकर अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखा। उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एरर शो हो रहा था। मार्क का सर माइग्रेन से बुरी तरह से फटा जा रहा था। बहुत ही ज़्यादा निराशा और असमंजस महसूस करते हुए मार्क ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। मार्क ने एक बार फिर से अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखा और उस पर फिर से वही ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ शो हो रही थी और उस पर लिखा था योर पीसी रैन इनटू अ प्रॉब्लम एंड हैड टू रीस्टार्ट। मार्क उठा और धीरे धीरे चलता हुआ अपनी ओल्ड फैशन वॉच के सामने टाइम देखने के लिए खड़ा हो गया। इट वॉज 10:42 ऑफ मॉर्निंग। मार्क ने सोचा कि उसका फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर तो समझो मिस ही हो गया है। He said shit to himself. At that point in time, he was completely dumbfounded at what exactly happened. वैसे अगर सच कहूँ तो इस वक्त मार्क कुछ सोचने समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसे इस वक्त बस यही लग रहा था कि शायद उसने रात में नॉर्मल से कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक्स ले ली थी, जिस वजह से वो एक्सीडेंटली अपने लैपटॉप के ऊपर ही सर रखकर सो गया था। मार्क ने अपनी सारी चीज़ें उठाई और अगले 5 सेकंड में वो आज पहनने के लिए जो पैंट सबसे पहले ढूंढ सकता था वो उसने ढूंढी और अपने लैपटॉप को बंद करके बैग में रखने से पहले मार्क ने एक लास्ट टाइम अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखा। लैपटॉप की स्क्रीन पर लिखा हुआ था योर कंप्यूटर फेल टू बूट अप एरर कोड क्लोज। और तभी मार्क के लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ अजीब अजीब से कैरेक्टर्स पॉपअप होने लगे जो कि उसने इससे पहले कभी भी नहीं देखे थे। यहाँ तक कि मार्क ने कभी भी अपने लैपटॉप की लैंग्वेज इंग्लिश के अलावा कुछ और नहीं रखे थे। ये सब कुछ मार्क के लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग था, बट मार्क ब्रश इट ऑफ एंड टर्न द होल थिंग ऑफ द मैनुअल वे बिफोर स्करिंग आउट द डोर। आखिरकार स्कूल के साइकेट्रिस्ट के साथ काउंटलेस सेल्फ फोर्स थेरेपी सेशन स्पेंड करने के बाद मार्क को धीरे धीरे समय के साथ उस रात जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ याद आ रहा था। लेकिन मार्क अभी तक किसी रैशनल कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहा था। जो कुछ भी उसके साथ उस रात हुआ था वो सब कुछ उसके सर से बाउंसर जा रहा था। वो जितना ज्यादा याद करने की कोशिश कर रहा था उसका दिमाग चीजों को उतना ज्यादा ब्लरी बनाता जा रहा था। बिकॉज हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग ही ऐसी होती है कि जब भी हमें कोई बहुत गहरा शॉक लगता है या फिर हमें किसी इंसिडेंट से हद से ज़्यादा डर लगता है तो हमारा दिमाग उन मेमोरीज को यादों की एक गहरी कब्र में दफना देता है, जिससे कि दिमाग खुद को पार्शियल या फिर परमानेंट डैमेज होने से बचा सके। However, despite his delusional state, he has come to recall just what he read on that document in detail. जैसे जैसे मार्क को सब कुछ याद आ रहा था वैसे वैसे वो ये पहचान पा रहा था कि आखिर उस गोजो नाम के मैन्यूस्क्रिप्ट में क्या लिखा था। उस मैन्यूस्क्रिप्ट में एक एरिया का जिक्र था जो कि मंगोलिया या फिर जापान के नॉर्दर्न रीजन का एक पार्ट था। इस जगह पर खाने और पानी की भारी कमी के बारे में बताया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मौत खुद उस जमीन पर मंडरा रही थी। मार्क ने आदमियों, बच्चों और औरतों के मरने के बारे में पढ़ा। उस पूरे रीजन पर अकाल और भुखमरी का ऐसा साया मंडरा रहा था जिसकी वजह से ताकतवर गांव खाने और पानी की तलाश में कमजोर गांव को लूट रहे थे, उन्हें उजाड़ रहे थे। लेकिन इस पूरे रीजन में एक गांव ऐसा था जिसके हालात थे तो दूसरे गांव जैसे ही, बट स्टिल देयर वाज समथिंग डिफरेंट अबाउट दैट विलेज। उस गांव के आदमी और औरतें पूरी तरह से करप्ट थे। वो लोग अपनी भूख को मिटाने के लिए दूसरे गांव के लोगों को मारकर खा जाया करते थे। वो लोग ऐसे ऐसे क्राइम्स को अंजाम दिया करते थे जिन्हें वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। उस गांव के लोगों का पाप का घड़ा भर चुका था और वो गांव भी बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका था। अब उस गांव के लोग ही एक दूसरे को मारकर खाने लगे थे। बट फॉर्चुनेटली तभी उस गांव में एक क्रिएचर आता है, या फिर हमें कहना चाहिए कि एक एंटिटी आती है, जिसे इस स्टोरी के अकॉर्डिंग एक योद्धा बताया गया था। इस कहानी के अकॉर्डिंग उसका शरीर इंसान का था और उसका सर एक बैल का था। वो क्रिएचर या फिर एंटिटी उस पूरे रीजन से बुराई को खत्म करने के लिए ही आई थी और उस एंटिटी का नाम था गोजू। बट उस गांव के लोग इतने ज्यादा वहशी थे कि उन्होंने उस गोजू नाम के क्रिएचर को ओवर पावर कर लिया एंड उन्होंने उसको मार दिया। फिर उन लोगों ने उसके बॉडी के टुकड़े किया और फिर वो लोग उस क्रिएचर के उन बॉडी पार्ट्स को खा गए। गोजू एक डिवाइन एंटिटी था और उसको मारकर खाने की वजह से उस पूरे रीजन के लोगों के ऊपर एक कर्स आ गया। उस रीजन के ऊपर बुराई ने अपना कब्जा जमा लिया। वहाँ के लोग बुराई में बुरी तरह से डूब गए और ये बुराई कोई आम बुराई नहीं थी, बल्कि ये बुराई एक ऐसी बुराई थी जिसने कई सल्तनतों को खत्म कर दिया और वहाँ के लोगों को इस धरती पर ही एक नर्क की जिंदगी जीने को मजबूर कर दिया। ये पूरी कहानी जिस इंसान ने लिखी थी वो भी उसी रीजन से बिलोंग करता था और उस इंसान के श्राप का एक हिस्सा अब इस कहानी से भी जुड़ गया था। अकॉर्डिंग टू द लेजेंड, whoever read or listen this story, the curse of Gozu will follow them। कहानी के इसी पार्ट पर आकर मार्क बेहोश हो गया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारा दिमाग खुद को परमानेंट डैमेज से बचाने के लिए ऐसा करता है।
इसलिए मार्क के दिमाग ने भी खुद को इस मोमेंट पर शट डाउन कर लिया था। मार्क जानता है कि वो अभी भी फ्री नहीं है। ही नोज दैट नो मैटर वॉट ही डू, eventually he will remember more and more of the story. Every day he wake up, he feel more of it creeping from within the darkest depths of his conscious being. मार्क कभी भी अपने लैपटॉप को रिकवर नहीं कर पाया। वो अपने लैपटॉप को लेकर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर गया, जहाँ पर उन्होंने लैपटॉप को हर तरह से रिकवर करने की कोशिश करी, but eventually they had to dismantle computer itself. What they found was the strangest part of all this. लैपटॉप का इंटीरियर बुरी तरह से तहस-नहस था। हार्ड ड्राइव को पहचान पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। हार्ड ड्राइव के ऊपर काउंटलेस स्क्रैचेस थे। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस हार्ड ड्राइव के ऊपर कोई भारी चीज रखकर उसको बहुत बुरी तरह से दबाया हो। मदरबोर्ड पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था। लैपटॉप के प्रोसेसर के बीच में 1.5 इंच लंबा होल हो गया था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गर्म सरिया से उसके बीच में होल बनाया हो। Whatever had done this much physical damage to his PC was doing it from the inside. मार्क ने अपनी इस स्टोरी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे शेयर किया था और साथ में उसने ये वार्निंग भी दी थी कि ऐसी चीज़ों को ढूंढने की बिल्कुल कोशिश ना करें जिन्हें मिलना नहीं चाहिए। कुछ कहानियां इंसान की सैनिटी को खत्म करने के पर्पज से ही नर की गहराइयों से बाहर आती हैं, जिनका सोल पर्पस ही होता है सिर्फ तबाही फैलाना। दैट्स व्हाई आई से सम स्टोरीज आर बेटर लेफ्ट अनटोल्ड। So guys, that's all for today. I hope you liked the video. If you did, then please subscribe the channel to get the latest notifications of my videos. Until next time, goodbye.